मेरा भाई यूं तो उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन भाई छोटे भी हों तो बड़े ही लगते हैं। मेरे भाई का नाम बुराक खान है। वो हमारे पूरे इलाके का सबसे खूबसूरत नौजवान था। वैसे तो हम जिस इलाके में रहते थे, यहाँ पर ज्यादातर मर्द बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे और औरतें भी, लेकिन उसका एक अलग ही मकाम था। सब लोग कहते थे कि हमारे पूरे इलाके का सबसे खूबसूरत और कड़ियल नौजवान है। जब उसकी शादी की बात आई तो मेरी माँ की एक ही शर्त थी कि लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, और खूबसूरत लड़की हमें मिल नहीं रही थी, क्योंकि हमें बेहतर से बेहतरीन की तलाश थी। कुछ लड़कियां हमें बहुत प्यारी लगी, लेकिन वो बाकी मामलों में अच्छी नहीं थी। बिलाखिर एक लड़की ऐसी मिल गई जो खूबसूरत भी थी, कम उम्र भी थी और पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन थोड़ी सी गैर संजीदा लग रही थी, क्योंकि अपने घर की सबसे छोटी बेटी थी और लाडली थी। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं थे कि बहू को नौकरानी बनाकर रखें। अगर वहाँ की लाडली थी तो हमने भी उसे लाडली बना के रखना था, क्योंकि मेरा भी एक ही भाई था और वो भी छोटा। उस लड़की का नाम गुलबानो था। हम लोगों ने रिश्ता तय कर दिया और शादी भी हो गई, लेकिन शादी से पहले गुलबानो की माँ ने हमें एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि हमारे घर की छोटी बेटी है, इसलिए बहुत ज्यादा लाडली है। मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, ये थोड़ी सी अजीब सी है। हमने कहा कि क्या मतलब, और हम तो इस बात पर हैरान हुए कि माँ होकर अपनी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात कैसे करता है। उसने कहा कि बस गैर संजीदा है, खाना बनाना नहीं आता, इसको घरदारी भी नहीं आती और इसकी शादी की उम्र भी नहीं है। लेकिन हम लोग शादी करवा रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि शादी करके ही इसको अक्ल आएगी। अजीब अजीब हरकतें करती है, उछल कूद करती है। अल्लाह माफ करे, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसने सारे घर को तंग किया हुआ है। मेरी माँ इस बात पर हंसने लगी और उसने कहा कि कोई बात नहीं, जब शादी होती है तो बड़े बड़ों की अक्ल ठिकाने आ जाती है। उसने कहा कि हम चाहते हैं कि आप ये बात अपने बेटे को बता दें, ताकि वो शुरू में जरा इसको अच्छे तरीके से हैंडल करे, हाथ जरा हल्का रखे, बाद में खुद ही ठीक हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ही शाइस्ता और नरम मिजाज इंसान है, आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। फिर भी मैं इसको समझा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, बेटियां तो सबकी ऐसी होती हैं। हमें क्या पता था कि जिसको हम लोग सारी जिंदगी लाड करने के लिए लेकर आ रहे थे, हम ज्यादा देर उसके लाड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब शादी की रात के बाद सुबह हुई और कमरे का दरवाजा खुला तो पता चला कि गुलबानो इस दुनिया में नहीं थी। और वो इस दुनिया में क्यों नहीं थी, ये भी हमें साफ नजर आ गया और पता चल गया था। हम लोग हैरान रह गए थे, आखिर उसके पास ये चीज आई कहाँ से। और जब मेरे भाई ने कहा कि मैंने उसे ये चीज मुंह दिखाई में दी थी, तो हम सब हैरान रह गए, क्योंकि अब उस एक चीज की वजह से मेरा भाई शायद कानून के हत्थे चढ़ने वाला था। जब हम लोग लड़की के घर रिश्ता देखने गए तो उनके घर के बाहर एक बड़ा सा सहन था। पहाड़ी घर वैसे भी बड़े बड़े होते हैं। उस सहन में एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की गले में दुपट्टा डाले स्टापू खेल रही थी। हमें लगा कि ये लड़की की छोटी बहन है। मैंने अपनी माँ से कहा कि वैसे ये ज्यादा खूबसूरत लग रही है, पता नहीं इसकी बहन कैसी होगी। उसने कहा कि हाँ, देखते हैं। जब अंदर गए, बैठ गए और बातचीत होने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी गुलबानो को बुलाती हूँ। तो वही लड़की कपड़े बदलकर अच्छे से दुपट्टा करके हाथ में ट्रे पकड़े दाखिल हुई। तो हम लोग खुश हुए कि चलो ये तो वही वाली लड़की है, लेकिन हम ये भूल गए कि ये कैसे लाओबाली सी लग रही थी और स्टापू खेल रही थी, वो भी मोहल्ले के बच्चों के साथ। हम लोगों को लड़की तो पहले ही पसंद आ गई थी। मैंने उसकी चुपके से तस्वीर खींच ली और अपने भाई को भेज दी। मेरा भाई घर बैठा था, उसने भी कह दिया कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है। इसलिए मैंने अपनी माँ को इशारा किया और कहा कि बात पक्की कर देते हैं। मैंने अपने भाई को लड़की की तस्वीर दिखाकर कुछ गलत नहीं किया। मैं पहले भी ऐसे ही करती थी, चुपके से तस्वीर बना लेती थी और अपने भाई को भेज देती थी। जाहिर है, जो उसने जिंदगी गुजारनी है उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। उसका क्या ख्याल है, क्या मर्जी है, ये सबसे ज्यादा अहम है। उसने जब हरी झंडी दिखाई तो हम लोगों ने भी बात पक्की कर दी, लेकिन जब वापस आकर बताया कि वो इस तरह की हरकतें कर रही थी और उसने शरबत पकड़ाते हुए
अम्मी के ऊपर भी गिरा दिया और फिर बाद में हंसने भी लगी तो मेरा भाई भी हंस दिया। उसने कहा कि अगर ऐसी है तो अच्छी बात है, घर में रौनक लगी रहेगी। अभी तो हमें ये सब ठीक ही लग रहा था, लेकिन जब भी हम उसके घर जाते थे वो कोई न कोई मज़ाहिया हरकत कर ही देती थी। अब मेरी माँ थोड़ी सी परेशान होने लगी और उसने कहा कि ये लड़की मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दिमागी मसला है। जैसे ये देखने में तो जवान है, लेकिन इसकी उम्र दिमागी तौर पर कम है। मैंने कहा कि नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो शायद है ही ऐसी। मेरे भाई ने कहा कि मुझे ज्यादा समझदार बीवी नहीं चाहिए, बस मुझे खूबसूरत बीवी चाहिए। समझदारी तो वक्त के साथ आ ही जाती है, पहले से ही समझदार बीवी लेकर आओ तो फिर वो शादी के कुछ साल बाद समझदार नहीं बनती है, बल्कि उसकी सारी सोच समझ सब कुछ मर जाता है, वो एक जिंदा लाश बन जाती है। हमने कहा कि ये तू कैसी बातें कर रहे हो, हमने कौन सा तुम्हारी बीवी पर जुल्म करने हैं। तो वो कहने लगा कि बाजी, जुल्म की बात नहीं है, अचानक से जिंदगी बदल जाती है, औरत पराये घर में आ जाती है, एक पराये मर्द के साथ जिंदगी गुजारती है। उसके सामने बहुत से इस तरह के माहौल और वाकयात आते हैं कि जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और फिर एक साल में ही बच्चा हो जाए तो वैसे ही अकल ठिकाने आ जाती है। ऐसे में औरत की शादी के शुरू के 3-4 साल बड़े मुश्किल होते हैं और उसमें उसकी या तो शख्सियत बदल जाती है और या फिर वो हार मान जाती है। मैंने अपने भाई को 2 पल देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम्हें इस सब के बारे में इतनी बारीक बीनी से कैसे पता है। तो वो कहने लगा कि वो मैंने औरत की नफ्सियात पर एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ था। मेरी माँ ने कहा कि चलो अच्छा है, तुमने किताब पहले ही पढ़ ली है, शायद तुम उसको संभाल ही लोगे। मैंने कहा कि वो किताब अपने बहनोई को भी दे दो ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो जाए। हम इस बात पर हंसने लगे। बात शादी तक पहुंच गई और शादी हो गई। वो दुल्हन बनी बैठी थी और हंस रही थी। मैं उसके पास गई और मैंने उसे कहा कि गुलबानो हंसो नहीं, हम लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते हैं। वो कहने लगी, अगर मैं हंसूंगी नहीं बाजी तो मेरी तस्वीरें बुरी आएंगी। मैंने कहा कि जब तस्वीरें बनानी होंगी तो तुम्हें बता देंगे, अभी तो सर झुका के संजीदा होकर बैठ जाओ। ऐसे बहुत से मामला थे जिसमें मुझे उसे बाकायदा तौर पर संभालना पड़ा, समझाना पड़ा, नहीं तो वो हम सबको शर्मिंदा करवाती। खाना खाते हुए भी ऐसे मुंह खोलकर खाना खा रही थी। मैं अपने भाई की तरफ देख रही थी, वो तो खुश हो रहा था, शायद वो बहुत ही ज्यादा हुस्न परस्त आदमी था। जब शादी की रात वो अपने कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने और मैंने उसे वो बात बताई जो हमें गुलबानो की अम्मी ने बताई थी और कहा था कि जरा ख्याल रखना है। तो हमने उसे सब कुछ समझा दिया और कहा कि देखो, अच्छे तरीके से पेश आना, लड़की तो तुम्हें पसंद की लेकर दी है, लेकिन थोड़ी सी मासूम है और लाडली किस्म की है, इसलिए किसी बात का बुरा ना मान लेना। कहीं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों ने मशवरे तो नहीं दिए कि जाकर बीवी को रोब में ले लेना। देखो, ये रोब में आने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। तुम इसे रोब दिखाने की कोशिश करोगे, वो कुछ और ही समझ लेगी। मेरे भाई ने कहा कि मुझे अगर किसी ने मशवरे दिए भी हों तो मैं ऐसे घटिया मशवरों पर कभी भी अमल नहीं करूंगा। मेरी बीवी है और शुरू के दिनों में मुझे उस पर रोब जमाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसका दिल जीतने की जरूरत है। जब मेरा भाई ऐसी बातें करता था तो मेरा दिल करता था कि मैं उसकी भलाई लूं। मेरी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। उसने हम लोगों को यकीन दिलाया कि आप लोग परेशान नहीं हो, हम अपनी तरफ से अभी तक बिल्कुल ठीक और मुतमईन थे। हम लोगों ने अपनी भाभी का बहुत ख्याल किया था, अभी तक उसका बहुत ख्याल कर रहे थे, आगे भी करना था। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब दुआ करो कि तुम्हारी भाभी को अकल आ जाए। सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। जो लड़कियां समझदार थीं वो खूबसूरत नहीं थीं, क्योंकि समझदारी उम्र के साथ आती है। तुम्हारे भाई को कम उम्र और खूबसूरत लड़की चाहिए। अब देखो क्या होता है। वो कमरे में चला गया और अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि वो किचन में खड़ा हुआ था। हम लोग उसको देखकर हैरान रह गए। हमने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कमरे से बाहर क्यों आए हो? गुलबानो को अकेला छोड़कर तुम्हारे कमरे में दूध, बिस्किट, पानी सब कुछ तो रखा था हमने। तो कहने लगा कि हाँ,
वो गुलबानो कह रही थी कि मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए खाना निकाल रहा था। मुझे लगा कि आप और अम्मी सो गए होंगे, क्योंकि शादी में बहुत थक गए थे, इसलिए आप लोगों को नहीं कहा। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, अम्मी तो वाकई सो गई हैं, लेकिन मैं अब भी जाग रही हूँ। हटो, मैं गरम कर देती हूँ। जब मैं सालन गरम कर रही थी तो मेरे भाई ने कहा कि बाजी, वो एक बात है। मैंने कहा, जनाब बोलो, क्या बात है? कहने लगा, वो कह रही थी कि लेग पीस की बोटी जरूर लेकर आना। मेरे भाई ने ये बात की। मैंने उसे हैरान होकर देखा और हम दोनों ही हंसने लगे। मैंने कहा कि बड़ा बुरा फंस गया है तू, तो तेरी बीवी कम और बेटी ज्यादा बन जाएगी, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वो कहने लगा कि अभी तो मेरी शादी हुई है, आप अभी से उसको मेरी बेटी ना बनाए, कहीं निकाह ही ना टूट जाए। हम दोनों ही हंस रहे थे। मैंने सालन गरम किया, नान गरम किए, बिरयानी भी गरम करके साथ रायता और दीगर लवाजमात रखे। ट्रे सजाकर अपने भाई को दे दी और कहा कि ये लो, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी रात के वक्त भूख लग गई थी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि जाकर सो जाओ। मैंने कहा कि क्यों? क्योंकि मैं कोई बड़ा अच्छा शौहर हूँ नहीं। कसम से बाजी, मैं क्यों कहूँ कि मैं बड़ा कोई अच्छा शौहर हूँ? कसम से बाजी, मैंने भी उसको यही कहा कि तुम सो जाओ, सुबह खा लेना। वैसे भी सुबह होने में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उसने तो जिद करना शुरू कर दिया और रोना भी शुरू कर दिया। कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, भूख से मेरे मैदे में दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि फिर तो तुमने ठीक ही किया। खैर, मैंने फिर से भाई को उसके कमरे में भेज दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अभी भी मैं अपने कमरे में बैठी थी और मैंने सुबह से अब अपना फोन पकड़ा था। मेरे फोन पर बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। मेरा शोहर बाहर के मुल्क होता था, इसलिए मैं इसी घर में रहती थी। उसके भी मैसेज थे, मुबारकबाद दे रहा था। कुछ और लोगों के भी थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो पैसे मांग रहे थे, लेकिन एक ऐसे नंबर से मैसेज आया हुआ था जो नंबर मेरे फोन में सेव नहीं था, और डीपी के ऊपर तो किसी औरत की तस्वीर बनी हुई थी। पता नहीं अब ये कौन थी। उसने 5 मिनट का वॉइस मैसेज भेजा हुआ था। पहले मैंने मैसेज किया कि आप कौन, और उसके बाद वॉइस मैसेज सुना, और जब मैंने वॉइस मैसेज सुना तो मैं हैरान रह गई। जैसे जैसे मैं उसकी बात सुनती जा रही थी, वैसे वैसे मैं हैरान हो रही थी। इसका मतलब कि हमारे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत नाचने लगी थी। जो कुछ बुरा होना था वो हो चुका था। अब मैं अपने भाई के कमरे में कैसे जाती? वैसे बात तो ऐसी थी कि मैं सीधी ही उसके कमरे में चली जाती और उसको बता देती कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे और मैं जा नहीं पाई। सोचा कि सुबह बता दूंगी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि ऐसा वैसा कोई मामला ना हो। लेकिन मैंने जो ये बात सुनी थी, मेरे कदमों के तले से जमीन निकल गई थी। अगर मेरी माँ को पता चलती तो शायद मेरी माँ की तबीयत ही खराब हो जाती, और मेरा भाई जो बेचारा इतना खुश था, उसकी खुशियों को तो नजर लग गई थी। सच कहते हैं, खुशियों को नजर लग जाती है। मेरे भाई के साथ जो हुआ था वो इस बात की जिंदा मिसाल थी। और मैं उस लड़की के बारे में सोच रही थी कि वो देखने में तो ऐसी नहीं लगती थी। मुझे मैसेज करने वाली औरत ने अपना तारुफ भी बताया हुआ था, अपना नाम भी, और ये भी बताया था कि वो कहाँ रहती है। उसने कुछ भी छुपाया नहीं था। उसने कहा कि काश मैं आप लोगों को ये सब कुछ बता देती तो आपका भाई बच जाता, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, अभी भी वक्त है, अपने भाई को बचा ले। सुबह होने में 2-3 घंटे ही थे। सुबह हुई तो मैं दरवाजे पर दस्तक देकर वहां से हट गई। मेरा भाई दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो बाथरूम में था। हाथ धोकर बाहर निकला तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। उसने कहा कि क्या हो गया बाजी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? मैंने उसे कहा कि देखो, ये बात अम्मी को नहीं बतानी, बस तुम्हें बतानी है। मैंने उससे बात तो करनी थी, लेकिन अभी घर में कुछ मेहमान थे, और कुछ मेहमान जो आस पास थे रात को अपने घर चले गए और सुबह सुबह फिर से आ गए थे, क्योंकि आज वलीमे की रस्म भी थी और सुबह नाश्ता भी हमारी तरफ ही था। हमारे तकरीबन सारे रिश्तेदार ही आसपास रहते थे, सिवाय मेरे शोहर के, इसलिए वो रात को सोने के लिए अपने घर चले गए। उन्होंने कहा कि शादी वाले घर में सोकर क्या करना है, अपने घर में जाकर सुकून से सो जाएंगे और सुबह फिर से आ जाएंगे। वो लोग आ गए थे और मेरा भाई भी उनकी खातिर तवाज़ा में लग गया।
उसने मेरी बात को गौर से सुना नहीं। वो सोचने लगा होगा कि ऐसी भी कौन सी बात है। फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं उसे अपने कमरे में ले आई और मैंने उसे वो वॉइस मैसेज सुनाया। तो मेरा भाई भी हैरान रह गया। हमने ये बात अपनी माँ को तो नहीं बताई थी। हम दोनों ही कमरे की तरफ भागे। मेरे भाई ने कहा कि अभी बात करते हैं, लेकिन सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि गुलबानो इस दुनिया में नहीं थी और उसके पास एक हथियार पड़ा हुआ था जो उसकी मौत की वजह बना था। मैंने कहा कि ये यहाँ पर कैसे आया। मैं घबरा गई। हमें लगा शायद कि वो जिंदा थी, लेकिन उसको देखकर ही पता चल रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं थी। उसने कहा कि ये तो मैंने मुंह दिखाई में दिया था। मैंने कहा कि तुमने मुंह दिखाई में इसको ये हथियार दिया था। वो कहने लगा कि आपको पता नहीं है, हमारे इलाके की रस्म का लड़की को मुंह दिखाई में हथियार दिया जाता है और उसे ये बताया जाता है कि आज से उसकी हिफाजत करने वाला उसकी जिंदगी में आ गया है, और अगर वो उसकी जिंदगी में ना रहे तो वो इसका इस्तेमाल करके अपनी हिफाजत करे। हम तो पठान लोग हैं ना, बहादुर कौम है, इसलिए इस तरह की चीज तोहफे में दी जाती है। मैंने कहा कि हाँ, देते हैं तोहफे में, पर उन लोगों को जो समझदार होते हैं। तुमने अपनी इस बेवकूफ और पागल बीवी को ये हथियार दे दिया और उसने ना जाने क्या हरकत की कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। साफ पता चल रहा था कि शायद वो उसको चलाने की कोशिश कर रही थी और गलती से उसके साथ हादसा हो गया था। लेकिन ये बात कौन मानता, पुलिस वाले तो यही कहते, क्योंकि ये सब कुछ हमारे घर में हुआ है। हमारे यहाँ रस्म थी कि जब लड़की की शादी होती थी तो उसके कमरे में घर में जितने भी हिफाजत के हथियार होते थे वो सारे रख दिए जाते थे, उसको ये बताने के लिए कि अब उसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुलबानो की माँ ने जब हमें उसके बारे में बताया तो हमने ये रस्म करने के बारे में नहीं सोचा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। पर मेरे भाई ने भी उसको वही चीज गिफ्ट में दे दी अपनी तरफ से उस रस्म को निभाने के लिए, और आज इस रस्म की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया था। उस वॉइस मैसेज में ये था कि गुलबानो अपने होशो हवास में नहीं थी। उसकी उम्र 17 साल नहीं थी जो कि उसके घर वालों ने बताई थी, बल्कि उसकी उम्र 26 साल थी। वो दुबली पतली थी, इसलिए पता नहीं चलता था। खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन दिमाग उसका 12 साल की लड़की वाला था। तभी तो वो इस तरह की हरकतें कर रही थी। उसके घर वालों ने ये बात छुपाई थी, और जब वो 19 साल की थी तो उसकी शादी की थी। तो उसने उन घर वालों को इतना तंग किया था, इतना जलील किया था, अपनी सास को ही मजाक मजाक में सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। और उसकी सास ने ही मुझे वॉइस मैसेज किया था। उसने कहा कि इस हादसे के बाद मैं आज तक चल नहीं पाई हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो नहीं पाई, सिर्फ उस लड़की के पागलपन की वजह से। हम भी शक्लो सूरत देखकर रह गए थे। हमें क्या पता था कि पागल निकलेगी। हमें उसकी माँ ने यही कहा था कि थोड़ी सी गैर संजीदा है, मासूम है, बेचारी है, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसे एक नफसियाती मर्ज है जिसमें उसकी बीमारी इस हिसाब से है कि उसकी दिमागी उम्र उसकी अपनी उम्र से आधे से भी कम है, और उस वक्त तो और भी कम थी। हमें तो फौरन ही पता चल गया था, लेकिन जब हमने उसके घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर आसेब का साया है, इसलिए ये कभी कभी इस तरह की हरकतें करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर का माहौल खराब होने लगा। कभी कोई चीज तोड़ देती थी तो कभी कोई। एक दिन तो उसने गैस ऑन छोड़ दी थी और सुबह सुबह धमाका हो गया था, लेकिन ये शुक्र है कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। और फिर जब उसने मुझे धक्का दिया तो उसे ये सब कुछ करते हुए उसके अपने शोहर यानी मेरे बेटे ने देख लिया था, और उसके बाद उसने उसे अपनी जिंदगी से निकाला और माँ बाप के पास वापस छोड़ दिया था। हम लोग आपके इलाके में नहीं रहते, हम लोग दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन हमें पता चला कि उसकी शादी किससे कर रहे हैं, इसलिए किसी तरह आपका राब्ता नंबर लेकर मैं आपको ये व्हाट्सएप कर रही हूँ। इसका मतलब कि वो अपने होशो हवास में नहीं थी। उसकी माँ ने हमसे झूठ बोला था, वरना हम भी ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि अगर लड़की में कोई कमी होती है तो उसकी माँ कभी भी शादी से पहले वो कमी उसकी सास और नंद को नहीं बताएगी। कौन सी माँ ऐसे करती है? अगर लड़की को खाना बनाना नहीं आता तो माँ झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, इसको खाना बनाना आता है। और यहाँ पर वो खुद कह रही थी कि थोड़ी सी गैर संजीदा है, मासूम है, लाडली है, ताकि वो बाद में ये कह सकती कि हमारी बेटी तो मासूम और लाडली सी थी। असल में उनकी बेटी नफसियाती मरीजा थी
और पागल थी। उसका दिमाग बच्चों वाला था और मेरे भाई ने उसके पास हथियार रख दिया। एक बच्चे के पास हथियार रखते हैं तो वो उसके साथ क्या करेगा? जाहिर है उसके साथ छेड़छाड़ करेगा और उसे पता भी नहीं होगा कि उसका रुख किस तरफ करना है। और इसी तरह गुलबानो भी शायद इस दुनिया से चली गई थी। मगर अब ये इतनी बड़ी कहानी पुलिस वालों को और उसके घर वालों को कौन समझाता? जब उनको ये बात पता चली तो जाहिर है उनके लिए दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने सारा इल्जाम हम पे ही डाल दिया। मेरे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई और ये साबित करने में हमें बहुत वक्त लग गया कि दरअसल वो पागल थी और उसने ये सब कुछ एक हादसे के तौर पर किया था, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि कमरे में सिर्फ दूल्हा गया था और ये हथियार भी दूल्हे का था। उसने खुद ही अपनी बीवी की जान ली है और शादी की रात उसको उस दुनिया से रवाना किया। अब हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। करते कराते बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे भाई को 1.5 साल जेल में गुजारना पड़ा। उसके बाद हमने अपना सब कुछ बेचकर एक बहुत बड़े वकील को हायर किया और उसने किसी तरह ये बात निकलवाई और उस औरत को भी बुलाया गया जिसने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया था। फिर उसकी गवाही और उसके बेटे की गवाही और उसके पास गुलबानो की एक पुरानी वीडियो भी थी जिसमें साफ नजर आ रहा था कि वो पागल थी और उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे और डॉक्टर ने भी ये बात हतमी तौर पर कही थी कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। उनके पास रिपोर्ट्स भी थी। हमारा केस अभी भी कच्चा था, लेकिन करते कराते हम लोग किसी तरह कामयाब हो ही गए, क्योंकि उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। मेरे भाई की जिंदगी का 1.5 साल जाया हुआ, हमारी बदनामी हुई, लोगों ने हम पर बातें की। लोग तो अभी भी यही कहते हैं कि बराक ने ही उस लड़की की जान ली। वो तो बेचारी बहुत मासूम थी और उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। बिलाखिर मैंने अपने शोहर से मशवरा किया और अपने भाई को बाहर के मुल्क भेज दिया, क्योंकि मेरा शोहर अब वापस आ रहा था। उसका काम हो चुका था। उसने अपनी जगह पे मेरे भाई को भेज दिया। वो वहीं पे रहता है और हम उससे कहते हैं कि वहीं पे किसी से शादी कर ले। इस हादसे ने मेरी माँ पर बहुत बुरा असर छोड़ा। वो भी बहुत बीमार हो गई थी, लेकिन अभी पहले से बेहतर है। कि क्या इस तरह से माँ बाप का झूठ बोलना और अपने पागल बेटे की शादी कर देना मुनासिब है? ये तो वही बात हुई कि इस माश पागल बेटों की शादी की जाती है, यही सोचकर कि शादी होगी तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो लड़की ही पागल निकली। अगर शोहर कमाता ना हो, पागल हो या मनमौजी टाइप का हो रहा है, फिर भी उसे संभाल लेती है। लेकिन इस तरह के केस को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है। वो खुद ही अपनी जान ले बैठी थी। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि कहीं उसने गलती से हमारे भाई की जान नहीं ले ली, वरना फिर क्या करते। अभी भी हमारे इलाके में ये कहानी इसी तरह से मशहूर है। मैं लोगों के दिमाग से इस कहानी को नहीं निकाल सकती, लेकिन मुझे किसी ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे सच्ची कहानियाँ भेजी जाती हैं और हजारों लाखों लोग उनको पढ़ते हैं। इसलिए मैं ये कहानी यहाँ भेजकर ये साबित करना चाहती हूँ कि दुनिया में इस तरह भी होता है। मेरा भाई बेकसूर था। वो बहुत जवान और खूबसूरत था। शायद उसे लोगों की नजर लग गई कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी वो बाहर के मुल्क में है, अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन शादी की बात करे तो कहता है कि मैंने शादी नहीं करनी है। हम उसे कहते हैं कि तू वहीं पे किसी से शादी कर ले, क्योंकि तेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। पर वो कहता है कि मेरा दिल नहीं मानता, जब मेरा दिल करेगा मैं वहीं किसी से शादी कर लूंगा या वापस आ जाऊंगा। बस यही कहना चाहती हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। हमें किसी को भी कसूरवार ठहराने से पहले पूरे मामले की जड़ तक जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी चोर होता है। हमें तो उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था जब उसकी माँ ने हमें पहले से बुलाकर कहा था कि मेरी बेटी थोड़ी सी गैर संजीदा सी है, वरना कोई भी माँ इस तरह नहीं कहती, वो भी शादी से कुछ दिन पहले। लेकिन हमें क्या पता था। हमें लगा कि जैसे हम साफ गो लोग हैं, वैसे उसकी माँ भी साफ गोई से काम ले रही है। लेकिन वो साफ गोई से नहीं बल्कि चालाकी से काम ले रही थी, और ये बात समझने में हमने देर कर दी और हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया।